तो क्या हुआ कि भाई बैट्समैन आ जाओ, तो मैं बैट्समैन की लाइन में चला गया। तो फिर कहा कि बॉलर आ जाओ, बॉलर की लाइन में पहुंच गया। तो भाई वो डांट पड़ी भाई, मुझसे ले जाओ, उस टाइम सेलेक्टर थे। तो भाई जाने सारी चीज़ें करोगे ये। जिस दौर के हम आप हैं उस दौर में कहावत पुरानी होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। उस दौर में ये खेल की तरफ को रुख होना। तो मैंने दिमाग लगाया विकेट कीपर की कर लेता हूँ, तो और डांट पड़ी। लेकिन क्या है, और विदाउट ग्लव्स मैंने विकेट कीपिंग का ट्रायल दिया था। विकास नगर से चौक स्टेडियम 20 किलोमीटर साइकिल से 2 बार जाता था, तो 40 किलोमीटर आना हो गया, फिर शाम को फिर जाता था। तो ये चल तो मज़ा आता था। वो मैं कह रहा हूँ भैया मेरा बच्चा इस स्कूल में जाएगा, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, बिकॉज रिजल्ट बहुत अच्छा है। बात लास्ट में आती है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं ना, तभी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। तो क्यों ना हम एकेडमीज़ में ये सब चीज़ें देखें। ये सब फैसिलिटीज़ है नहीं है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, बच्चों को इस तरह की कोचिंग मिल रही है, खाली फीस देने से मतलब नहीं है। लेकिन जिस बच्चे की सेकंड रैंक आई है उस तक जाने की किसने कोशिश की? और इतिहास गवाह यह है कि इतिहास हमेशा उन लोगों ने लिखा है जो सेकंड रैंक में आए। जहाँ सिचुएशन मिलती है वहाँ पे आप खड़े होकर अगर खेलते हो तो आप बड़े बनते हो। ओपनिंग में तो आपके पास सिचुएशन नहीं है ना, ओपनिंग में तो आपको दिख रहा है ना क्या है, हमें 50 ओवर का मैच है, हमें 250 रन बनाने हैं, दिख रहा है। लेकिन आपका माइंड स्टोन होना चाहिए कि मुझे एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उसको वो लिख के आप भूल जाओ उसे, आप एक किताब कॉपी में नोट करो कि आज से मैं क्रिकेट शुरू कर रहा हूँ, मेरा माइंड स्टोन, मेरा ड्रीम, मेरा ये है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा एक ना एक दिन। अब उसके लिए मेहनत करूँगा। आदमी उस टाइम पे फिर रिश्ते ढूंढ रहा होता है, शादी के लिए बात तो चल रही होती है कि भाई करता क्या है, कैसे घर चलाएगा, क्या करेगा, और खेल रहा है, खिला रहा है, इसमें कुछ है नहीं। और अगर भविष्य नहीं मिल पाता तो फिर क्या होता? तो फिर इतना कड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मुझे क्रिकेटर बनना है। ठीक है बेटा आओ, 10 राउंड लगाओ। सर आज ना सर यहाँ दर्द है, आज वहाँ दर्द है, सर आज मैं रेस्ट कर लूँ, आज मैं छुट्टी कर लूँ। खत्म हो गया ना, टाइम फीस हो गई ना। तो जब आप अपने आप से ही नहीं लड़ पा रहे तो फिर वो इंडिया का कहाँ से खेलोगे आप? आपको बताओ, अगर खिलाड़ी अगर बनाना है ना तो पूरे परिवार को लगना पड़ता है। पिथौरागढ़ के बैरीनाग में जन्मे उस व्यक्ति के साथ आज हम रूबरू होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक्समैन आर्मी के 4 सुपुत्रों में से एक, लखनऊ से शिक्षा ग्रहण कर क्रिकेट को अपने अंदर संजोकर और क्रिकेट में अपना भविष्य तय करने के लिए, और आज हमारे साथ मौजूदा समय में उपस्थित हैं उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड में इस समय एक पद पर आसीन हैं नवीन टमटा जी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। 2007 से एज ए क्रिकेट कोच की भूमिका अदा की, सितारगंज, फिर शारदा कॉलोनी, शारदा स्टेडियम में, और फिर स्टेडियम तक, रुद्रपुर स्टेडियम में। और आप मौजूदा समय में खुद की एकेडमी चलाते हैं 2022 से जैन ग्लोबल स्कूल में, रुद्रा लॉयंस क्रिकेट एकेडमी के आप इस समय कोच हैं, ओनर हैं। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद बैनी भाई। और लंबा टाइम लगा है, मेरे निकनेम से जानते हैं मुझे लंबा टाइम लगा। मैं टमटा जी शुरुआत से पूछता हूँ, कैसे कैसे करके ये जर्नी रही, और क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बाद, क्योंकि जिस दौर के हम और आप हैं, मतलब थोड़ा ही फर्क है हम दोनों में, जिस दौर के हम आप हैं उस दौर में कहावत पुरानी होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। उस दौर में ये खेल की तरफ को रुख होना, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि जब तक 12th रही होगी आपकी, जब तक आपने 12वीं या ग्रेजुएशन की होगी, तब तक क्रिकेट का इतना ज़्यादा कोई फ्यूचर ब्राइट था नहीं इंडिया के अंदर। एग्जैक्ट बात है, मेरे ख्याल में 98 या 99 में आपने सन 2000 के दशक में कहीं आपने 12th करी होगी। तो उस समय तक क्रिकेट का इतना कोई ऐसा फ्यूचर नहीं था। हाँ, गली कूचे में क्रिकेट खेले जाते थे, और बहुत बड़ा मंच उत्तराखंड के लिए भी नहीं था। और ऐसा कहते हैं कि यूपी के लिए अगर कुछ था तो यूपी एक इतना बड़ा स्टेट था कि वहाँ ये सब चीज़ें हासिल करना बहुत मुश्किल था। तो ऐसा कैसे हुआ और कैसे कैसे करके जर्नी रही? देखिए बैनी भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने बेबाक चर्चा में मुझे बुलाया। और मैं बताऊं, क्रिकेट जो है, हालांकि उत्तराखंड में उस टाइम उतना नहीं था, लेकिन मेरा तो जन्म यहाँ बैरीनाग में हुआ था। उसके बाद फादर के रिटायरमेंट के बाद 77 में फादर रिटायर हो गए थे। उसके बाद फादर मेरे वहाँ लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, तो हमारी लगभग कई सारी फैमिलीज थी जो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग भी वहाँ चले गए। लेकिन पढ़ने में तो हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मैं आपको इस बता दूं, खेल में बहुत ज़्यादा रुचि थी, फुर्तीले बहुत थे। और ऐसे ही अपनी कॉलोनी में मैच चल रहा था, और मेरे बड़े भाई साहब हैं जो भी उत्तराखंड पुलिस में भी हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स मैच खेल रहे थे। तो मैं भी खड़ा हो गया शॉर्ट लेग साइड में जाके,
और ऐसा कैच पकड़ा उस कैच ने कि मेरे को क्रिकेट में लेके आ गया। मैं फील्डर बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत ज़बरदस्त फील्डर हुआ करता था। और फील्डिंग के साथ क्या है कि मेरी बॉडी बहुत फुर्तीली हुआ करती थी। और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि मुझे क्रिकेट का जुनून चढ़ गया। टेनिस बॉल से शुरुआत करी, कॉलोनी में खेला करते थे। धीरे धीरे करते करते, हालांकि फैमिली का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्रिकेट में जाऊं। मैंने बोला ना कि उस हाँ, समय वो उस कहावत समय होती थी, कहावत वही थी कि हाँ, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ठीक है, हमारे फैमिली में लगभग सारे क्वालिफाइड लोग थे, सब जॉब वाले थे। तो धीरे धीरे करते करते चोरी चुप्पे खेलते गली मोहल्ले में करते करते एक दिन एक वाक़या ऐसा आया कि हमारे मम्मी पापा सब लोग लखनऊ रहते थे हम लोग। तो लखनऊ में क्रिकेट बहुत अच्छा हुआ करता था। चौक स्टेडियम, के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम, एल.डी.ए. 3 ही और एन.आर. ये 3-4 स्टेडियम हुआ करते थे। मैं चौक स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था। उस टाइम मोहसिन रजा जो एक्स मिनिस्टर है उनके अंडर में खेलता था। तो फादर लोग पहाड़ की साइड आए। सो मैं कॉलेज में गया तो ट्रायल्स हुआ हमारा। तो उस ट्रायल्स में मैंने स्कूल का ट्रायल था, तो सिलेक्शन के लिए खड़ा हुआ। तो बोला भाई क्या करते हैं लोग, मेरा भी सख्त मन था कि क्रिकेटर बनूंगा। तो क्या हुआ कि भाई बैट्समैन आ जाओ, तो मैं बैट्समैन की लाइन में चला गया। तो फिर कहा कि बॉलर आ जाओ, बॉलर की लाइन में पहुंच गया। तो बड़ी डांट पड़ी भाई, मोहसिन रजा उस टाइम सेलेक्टर थे। तो बड़ी डांट, सारी चीज़ें करोगे ये, क्योंकि मुझे बॉलर थोड़ा कम लगे, बैट्समैन ज़्यादा लगे, तो मैं उसमें चला गया। फिर उसके बाद हुआ कि विकेट कीपर आ जाओ। अब विकेट कीपर देखे तो 2 ही, तो मैंने दिमाग लगाया विकेट कीपर की कर लेता हूँ। तो और डांट पड़ी। लेकिन क्या है, और विदाउट ग्लव्स मैंने विकेट कीपिंग का ट्रायल दिया था। और आप मान के चलो बैनी भाई, इस तरीके की विकेट कीपिंग करी, मैं सेलेक्ट हो गया। तो अखबार में नाम आए। तो हमारे ताऊजी भी कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम। तो उन्होंने अखबार में देखा और बताया कि ऐसा ऐसा है, अखबार में नाम आया। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। जब जर्नी शुरू होती है, पेपर में नाम आता है, तो परिवार वाले खुश हो जाते हैं। तो वही हुआ। फिर इस तरीके से सिलसिला जारी हुआ। एडमिशन लिए, प्रैक्टिस करी स्पोर्ट्स कॉलेज में, उसके बाद सेलेक्ट हो गए, वहाँ से शुरुआत करी। हालांकि कंपटीशन तो था, ऐसा नहीं कि नहीं था। और मैं ये अपना दुर्भाग्य नहीं मानूंगा कि मैं नहीं खेल पाया। सिंपल से सीधी सी बात है, क्रिकेट में सिलेक्शन ना होना इसका मतलब आप बेकार खिलाड़ी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि विकेट कीपिंग हम कर रहे हैं, जगह सिर्फ एक की होती है। अब जो पहले से कर रहा है वो परफॉर्म ख़राब करे तो मेरा नंबर आए। तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन बहुत कुछ सीखा। अगर हमने वो सोच लिया होता कि मैं नहीं खेल पाया, तो अब मैं इसको कुछ और करता हूँ। तो लेकिन 3 इडियट मूवी मैंने देखी, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जिस काम में महारत है उसको अपना करियर बना लीजिए, नहीं तो दूसरा काम शुरू करेंगे तो जीरो से करना पड़ेगा। आपने बड़ी बढ़िया बात बोली है और मैं इस बात को समझ गया हूँ। आपने कहा कि विकेट कीपिंग सिंगल एक साइड थी और जिस पे सेलेक्ट होना ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल सवाल था, क्योंकि ऊपर वाला जब फेल होगा या गलत करेगा तभी होगा। अक्सर लोग इस चीज़ को कह देते हैं नवीन जी की महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे लोगों के कैरियर खा दिए, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कैरियर खाए, क्योंकि वो फेल नहीं रहे। अगर वो फेल होते तब किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाए। बैनी भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो। महेंद्र सिंह धोनी ने किसी का करियर नहीं खराब करा, उसने अपना करियर बनाया। उन्होंने खुद को इतना बड़ा बना दिया कि लोग उससे बड़ी लाइन नहीं खींच पाए। करियर क्यों खराब करा भाई, किसी का कोई करियर थोड़ी ना खराब करना है। अगर कोई अच्छा कर रहा है, अगर दूसरा उसके कम्पीट में नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी प्लेयर की गलती है ना। कि वो देखो, अगर देखा जाए उस टाइम में दिनेश कार्तिक ही उनके साथ में हुआ करते थे। कई विकेट कीपर, समीर दिगे जैसे कई बड़े बड़े विकेट कीपर आए, तो नहीं हो पाया। लेकिन धोनी एक अलग सा सितारा आया, और वो उसने जो दिया देश को, वो शायद आने वाले समय में बहुत जितना फास्ट क्रिकेट हो गया उतनी तो उस चीज़ की उम्मीदें नहीं की जा सकती, क्योंकि अब बहुत बड़ी एक फेरिस्त खिलाड़ियों के पीछे चले आ रही है। आप 2 मैचों में परफॉर्म नहीं करते हैं, आपका नंबर कट जाएगा। आपको वहाँ तक पहुँचने में ज़िंदगी लगती है, लेकिन वहाँ से उतरने में समय नहीं लगता। बिल्कुल, अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है, और आपके बेंच में बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है, कोचेज इतने बढ़िया हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया है, और बीसीसीआई जिस तरीके से प्लेयर्स को फैसिलिटी दे रही है, और पहले और आज की क्रिकेट में वाकई में बहुत फ़र्क है। पहले क्रिकेट स्लो हुआ करती थी, और रिस्ट्रिक्शन कम थे, और बड़े मैचेस होते थे, डेज मैचेस होते थे, और इतने अवेयरनेस भी नहीं थी। अब अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है कैसे खेलते हैं। और अब हर जगह आप देखो, मैं कई देखता हूँ, इंस्टाग्राम खोलें, यूट्यूब खोलें, तो आपको कुछ ना कुछ
क्रिकेट की रील्स आपको नज़र आएंगी। मैं उसी बात पे आ रहा था, जैसे आपने कहा कि फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ से बैक मार जाएं। आपने कहा था कि 3 इडियट मूवी का जो आपने डायलॉग बताया कि आप उस चीज़ में महारत, जिस चीज़ में आपको महारत है उसी को अपना प्रोफेशन बनाए, ये बेहतर बात है। और मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जैसे अभी CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया है, तो जिन लोगों ने टॉप किया है, जिन हमारे इस सौभाग्य रहा कि हाई स्कूल और इंटर में दोनों टॉप करने, उत्तराखंड लेवल पर और ऑल इंडिया में सेकंड रैंक के दोनों बच्चे हमारे यहीं के थे। सब ने उनको देखा, लेकिन जिस बच्चे की सेकंड रैंक आई है उस तक जाने की किसने कोशिश की। और इतिहास गवाह यह है कि इतिहास हमेशा उन लोगों ने लिखा है जो सेकंड रैंक में आए हैं। बिल्कुल ठीक है, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उसे ये पता है कि क्या कमी रह गई थी, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और वही आदमी इसलिए अच्छा कोच बनता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे सचिन तेंदुलकर है या सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव हैं, ये सब लोग अच्छे खिलाड़ी थे, जरूरी नहीं कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच बन पाए। उसकी वजह भी है ना। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है उसको बहुत कुछ मिल चुका है ना, तो बहुत कुछ के अंदर एक जिज्ञासा होती नहीं कुछ पाने की। कोच वही बनता है ना जो इसने इतने पापड़ बेले होते हैं अपने करियर में, और फिर उसको वो मुकाम मिलता नहीं है। जब उसको वो मुकाम नहीं मिलता है तो वो सोचता है कुछ, उसी में कुछ ढूंढता है। फिर वो सोचता है कि चलो मैं नहीं तो मेरा कोई ट्रेनी इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो इसलिए वो उस तरीके से काम करता है। तो एक ये कोचिंग एक ऐसा पार्ट है बैनी भाई, मैं आपको बताऊं, बैनी भाई मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसी नाम से मैं वाकिफ हूँ, हालांकि अनिल रावत आपका नाम है, बड़ा अच्छा तो लगता है बैनी भाई मुझे। तो मैं बैनी भाई बता दूँ, ऐसा नहीं है कि कोचिंग बहुत आसान पार्ट नहीं है। और आजकल थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा क्या है कि कोच को भी सेलेक्ट करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोचिंग बहुत बारीकी का काम है और बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, और इतना आसान काम नहीं है हर बच्चा, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से खेल रहा है और हर बच्चे का कुछ ना कुछ स्टाइल अलग है। कुछ उसके एरर ऐसे हैं कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें बहुत मेहनत पड़ती है। और मैं वही बात कहता हूँ कि जैसे मैं एजुकेशन की लाइन से भी आता हूँ, तो हम ये कहते हैं कि लाइफ में आपके माँ बाप के बाद केवल आपके टीचर या कोच ही वो एक शख्स होता है जो केवल ये चाहता है कि आप उससे ज़्यादा कामयाब हो जाएं। क्योंकि वो आपकी कामयाबी में अपनी कामयाबी चाहता है। ठीक है, और मैं वही बात कहता हूँ, जैसे मैंने कहा है कि अगर आप किसी भी काम पे अगर कामयाब नहीं हो पाते हैं तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसी फील्ड में काम करें और किसी को वहाँ पहुँचा दें जहाँ जन्म पे आप नहीं पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन ये कोच बनने का कैसे मन में आया कि आप कोच बन जाना चाहिए? क्योंकि आपने 2007 में सितार में, एक्चुअल में उतनी एज थी नहीं, हालांकि यूपी से खेल रहा था, ट्राई कर रहा था। तो उसके बाद हमारे फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई 2003 में। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे मैं कहाँ रहता, हॉस्टल लेता या क्या लेता, कहाँ रहता। तो फिर करते करते हुआ कि यहाँ की रणजी ट्रॉफी टीम बन रही है, उत्तराखंड में ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैं उत्तराखंड आया। एक तो अपना प्रदेश, ऊपर से घर भी अपना यहाँ था, वहाँ भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन तो पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ पे हमारे जिस विकेट कीपर हूँ मैं उस जगह पे वैकेंसी ही नहीं है, जगह ही नहीं है, वो स्लॉट ही नहीं खाली है। तो मैंने सोचा उत्तराखंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि नया स्टेट है और खेलते बढ़िया ही थे, आप देखते भी हो सब चीज़ें। और उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ बहुत सारी एसोसिएशन थी, 6-7 एसोसिएशन, आपस में उनकी काफ़ी फाइट्स थी कि मुझे मिलेगी, तो मुझे पहले मिलेगी, तब मिलेगी एफिलिएशन बीसीसीआई से। और उनकी आपस की लड़ाई में करते 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 2007 या 2009 में मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। 2016 में नहीं मिलने वाली थी नहीं, लेकिन 2018 में फाइनली हम लोग को एफिलिएशन मिल गया उत्तराखंड को। तो ये रहा, अगर वो उत्तराखंड को 2009 में भी अगर एफिलिएशन मिल जाता तब भी हम अपना करियर को हम ट्राई कर सकते थे, क्योंकि फिर तो एज हो गई थी काफ़ी। कोच बनने का कैसे रहा फिर? कोच बनने का तो वही एक रीज़न था ना। फिर जब देखा कि जब आए थे खेलने के लिए उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड पहुंचे, हालांकि पहले तो देखिए स्टेट हुआ करता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसकी कहानी मैं बताता हूँ। तो फिर ये एफिलिएशन मिली नहीं, स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा था, करा भी रहा था। फिर किसी ने मुझे बोला कि वो वहाँ एकेडमी, कोई पेरेंट्स हैं एकेडमी खोलना चाह रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो मैंने कहा कोच ढूंढ रहे हैं। तो जब नहीं मिला तो फिर हमने कहा कि नहीं, मैं आपको समझता हूँ जब 2007 में जब आपने बात कही है तो मेरे ख्याल में 25-26 साल आपकी उम्र रही होगी। हाँ, वो क्रूशियल टाइम होता है जिस समय लोग, माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य सेट हो जाए और बच्चा एटलीस्ट इस लायक हो जाए कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कामयाब। क्योंकि हमारे फैमिली में बड़ा एक सवाल ये होता है कि
आदमी उस टाइम पे फिर रिश्ते ढूंढ रहा होता है, शादी के लिए बात तो चल रही होती है कि भाई करता क्या है, कैसे घर चलाएगा, क्या करेगा, और खेल रहा है, खिला रहा है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का क्रिकेट खुद अपना भविष्य ढूंढ रहा था। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है कि आप जिस टाइम पे अपना भविष्य तय कर रहे थे, उस समय आपका हमारा क्रिकेट बोर्ड भी अपना भविष्य बिल्कुल ढूंढ रहा था। और अगर भविष्य नहीं मिल पाता तो फिर क्या होता, तो फिर इतना कड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? नहीं देखिए, सर पे सवार था। देखो मैंने सोचा, देखो एक पता है आपको, 19-20 साल में आपको पता चल जाता है कि अब मैं कहाँ पहुँचूँगा। ज़बरदस्ती करने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। अब मैं कहता नहीं अभी मैं और खेलूँगा, अभी वो सब किताबों में है, वो पिच फिल्मों में दिखाया जाता है, वो इतनी बायोपिक दिखाई जाती है, वो हज़ारों लाखों में एक एंटरटेनमेंट का पार्ट, वो एंटरटेनमेंट पाता है। वो आपको पता होती है आपकी एबिलिटी क्या है और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अब आप, मुझे दिख गया कि अब मैं नहीं पहुँच सकता, क्योंकि दरवाजे तो बंद थे। आप जैसे कह रहे उत्तराखंड खुद अपना भविष्य ढूंढ रहा था, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हमारा भविष्य वैसे ही नहीं था। तो उस टाइम मुझे पता लग गया कि अब कुछ होना नहीं है, क्योंकि अब मैं फिर यूपी जाऊंगा, फिर ट्राई करूंगा, फिर वही बात आएगी, फिर हमारी एज और निकलती चली जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब शुरू करते हैं, कोचिंग का भी पार्ट शुरू करते हैं। अगर इस बीच मिल जाता है तो खेल भी लेंगे, कोचिंग अन्यथा चलती रहेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम प्लेयर्स को यहाँ से तैयार करेंगे, फिर उन प्लेयर्स को आगे निकालेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने कोचिंग माना चालू करा। अब आज मौजूदा समय बात कर लें, मतलब आपने शारदा से जानता हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है, शारदा से जानता हूँ मैं आपको। और हाँ, MP सिंह जी की जगह हुआ करती थी वो। हाँ। और सितारगंज से आया था मैं, वहाँ जगह देखी, और रुद्रपुर शहर में इतनी खूबसूरत जगह जहाँ पे गार्डन, लॉन टेनिस, स्विमिंग पूल, सब कुछ। और हालांकि रुद्रपुर में मैंने आज तक खेल का कल्चर तो देखा नहीं, और फिलहाल अभी भी कल्चर नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अब आज थोड़ा थोड़ा मौजूदा समय में क्या है कि लोग अभी अमेनिटी में एक ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी। हाँ। उन्होंने हमसे ये बात कही थी कि इंडिया में लोग प्रोफेशन के तौर पे क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं, हमारे यहाँ जॉब के तौर पे लेते हैं। हाँ। ठीक है, और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो लोग आज की मौजूदा समय में खेल रहे हैं, देखिए यंग एज की तो बात नहीं कर सकता हूँ, बच्चों पे भी आएंगे उस बारे में भी, लेकिन जो जैसे हम भी खेल रहे हैं, हम भी, आप भी खेल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यार पूरा फ्रस्ट्रेट है, हफ्ते भर की लाइफ है, बहुत ज़्यादा हमारा इसमें फ्रस्ट्रेशन हो गया है, एक दिन चलते हैं ग्राउंड में, बैठते हैं थोड़ी देर में, कितने रुपए लगते हैं, 500-1000 रुपये खर्च करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करके वापस आ जाते हैं। एक्चुअल में बहुत हद तक क्रिकेट उसी में रह गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक किसी अच्छे खिलाड़ी को अपनी टीम में आज मैच हारते हैं, उस खिलाड़ी को उठा लेते हैं, वो खिलाड़ी जो है वो प्रोफेशनल अपनी लाइफ तैयार कर रहा है एज ए क्रिकेटर, वो हमारे साथ खेलता है, जबकि उसको हमारे साथ नहीं खेलना चाहिए। जबकि हाँ, एग्जैक्ट बात है, उसको हमारे साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप ये समझिए जब तक आप अपने से अच्छी टीम में नहीं खेलेंगे, आप खराब टीम के खिलाफ रन बना के आपका कैरियर नहीं बनने वाला, आपके गेम में सुधार नहीं आने वाला, खराब हो जाता है आपका गेम, ये बात है। तो बस क्रिकेट को मैं अपने कारण जो कल्चर नहीं चल रहा है, मुझे लगता है अभी भी उसी ढर्रे पर ये काम हो रहा है। हालांकि चलिए इससे आगे बात करते हैं, BCCI के लेवल 1 क्वालिफाइड है आप। बिल्कुल। ये सब क्या होता है BCCI लेवल 1 क्वालिफाइड? एक्चुअल में देखिए, कोचिंग तो हर जगह चल रही है, पूरे इंडिया में देखा जाए तो जितने क्रिकेटर हैं उससे ज़्यादा कोच हैं, मैं आपको पहले बता दूं। मैं एक चीज़ जोड़ दूं, हाँ, अपने टाइम का हर वो लड़का जो क्रिकेट खेलता तो आज की डेट में कोच है। छोटी छोटी अकेडमी खुलने लग गई हैं, मतलब बहुत ही निम्न स्तर की अकेडमी खुलने लग गई है, कल कुछ वो अच्छी बात है, खोल लें, अच्छी बात है, लेकिन वो पेरेंट्स को सोचना होगा ना कि निम्न स्तर से मतलब मेरा छोटा स्तर नहीं, मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब मैं समझ गया, छोटे लेवल पे खुल रही हैं। हाँ, शुरुआत छोटे से ही होती है, अच्छा है। हाँ। वो तो अच्छी बात है, कई बच्चे दूर नहीं जा पाते। हालांकि रुद्रपुर में ऐसा कल्चर है कि अगर कह दिया जाए कि ओमेक्स से अगर जैन ग्लोबल आना हो तो पेरेंट्स को बहुत दूर लगता है। हाँ। अगर मैं आपको बताऊं, कई ऐसे शहर हैं, हाँ, कम से कम 40 किलोमीटर आपको रोज जाना आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सुरेश रैना की बायोग्राफी सुनी थी मैंने भी, उन्होंने जिस तरह से बताया था, मैं हैरान हो गया कि उन लोगों ने कितना स्ट्रगल देखा है। हाँ, मैं खुद सर विकास नगर से चौक स्टेडियम 20 किलोमीटर साइकिल से 2 बार जाता था, तो 40 किलोमीटर आना हो गया, फिर शाम को फिर जाता था, तो ये तो मज़ा आता था वो। तो हम कहाँ पे थे, एकेडमीज़ के बारे में थे। तो एकेडमी इसलिए खुल रही हैं, ठीक है, वो बच्चे नहीं कर पाए तो खोल लें, लेकिन उनके पास उतना अभी ज्ञान का भंडार नहीं है। धीरे धीरे वो कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला जो छोटा बच्चा है, जो 8 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, 11, जो नर्सरी है कोचिंग की, उस बच्चे को कोच कौन कर रहा है, ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मैं उसकी बताऊँ बात आपको, क्या बात है। क्रिकेट, अगर एक शॉट आप, जैसे ड्राइव आप खेल रहे हैं, जैसे आप ड्राइव मार रहे हैं, अब लगातार मार रहे हैं, अब वो जो कोच आपके सामने है,
ना तो वो बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है और ना बहुत अच्छा कोच है इस टाइम, ठीक है। मैं मानता हूँ अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोच भी अच्छा हो, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट बात मैंने वही है ना। शुरू में उसकी कह वजह दी। है उसको उतनी डीप नॉलेज नहीं है। अब कोई शॉट आप ड्राइव मार रहा है, कोई कट मार रहा है, अब वो उस एकेडमी में गया जिस कोच को उतना नॉलेज नहीं है, इसके फुट मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, इसका आर्म कैसे आना चाहिए, बॉल कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, तो वो क्या करता है 1-2 साल उस पेरेंट भी भेज देते हैं, चलो घर के पड़ोस में हैं उनके पास भेज देते हैं, वो बहुत एक्साइटेड है उस बच्चे को खिलाने के लिए, इंडिया भी और आईपीएल भी और रणजी ट्रॉफी सब कुछ आईपीएल पे भी आएंगे है, अभी। सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि वो 2 साल उस बच्चा वो करता रहता है, वहाँ पे करता रहता है, तो वो उसकी मसल्स मेमोरीज क्या होती हैं, एक मेमोरी और मसल्स मेमोरी, हमारी जो मसल्स हैं वो रॉन्ग फॉर्म में डेवलप हो गई। अगर हमें मारना उसको ऐसे था लेकिन वो ऐसे करके आ रहा है, अब वो गलत फॉर्म में बॉडी शेप डेवलप हो गया, अब वो 2 साल हो गए, अब उसको सही फॉर्म में लाने के लिए क्या करा जाएगा, 2 साल और लगेंगे। तो क्यों ना हम बच्चे को ऐसे कोच के पास भेजें जिसको वाकई में उस की पॉइंट के बारे में उस डीप नॉलेज हो, क्योंकि उसी कोच के पास ही बेनिफिट हो उसको। अगर 2 साल अगर किसी बच्चे ने गलत कोचिंग ले ली, फिर 2 साल बाद फिर वो सही डायरेक्शन माना चाहे, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि उसको सही कर पाना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा और सबसे बेहतर कोच को ढूंढना होगा हमें। चलिए, ये तो बात अपना आदमी का अपना है कि जज देखना है, क्योंकि मैं नहीं, पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं बैनी भाई, अगर कोई किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं, अगर कोई अपने बच्चे, जैसे आप ही हो मैं ही हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया मेरा बच्चा इस स्कूल में जाएगा क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, बिकॉज रिजल्ट बहुत अच्छा है। बात लास्ट में आती है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, हाँ ओवरऑल, है ना, ओवरऑल फिर रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं ना, तभी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। तो क्यों ना हम एकेडमीज़ में ये सब चीज़ें देखें, ये सब फैसिलिटीज़ है नहीं है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, बच्चों को इस तरह की कोचिंग मिल रही नहीं मिल रही है, खाली फीस देने से मतलब नहीं है, बच्चे को वहाँ भेज दिया। पेरेंट्स को भी हर वीक जाना चाहिए। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चों को एकेडमी में डाल दिया, छोड़ दिया, भूल गए, उससे भी काम नहीं चलेगा। मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी, जैसे स्कूल में करते हो वैसे यहाँ करते हो, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा टफ खेल है। आपने तो मैं पढ़ाई से टफ खेल के बारे में एक बात बताऊँ। मैंने एक चीज़ अक्सर देखी है, जैसे कोई व्यक्ति है, चाहे वो नवीन टमटा ही है, चाहे वो मैं अनिल रावत ही है, अगर हम किसी चीज़ के लिए अपनी पूरी लाइफ में मेहनत करते हैं और हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हालांकि हर आदमी नवीन टमटा की तरह सोच ही सकता है कि मैं अगर क्रिकेट में कामयाब नहीं हो पाया तो मैं कोच बन जाऊँ। मैंने कहा बड़ा टफ डिसीजन था, आपने उस क्रूशल टाइम पे ये डिसीजन लिया है जब घर वाले उस चीज़ पे बेटे को सेट नहीं पाते हैं। ठीक, आपने सेट, आप उसमें हो गए। लेकिन मैंने ये देखा है कि खेल के मामले में होता है, जब खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने उस डेस्टिनेशन को नहीं पा पाता है या उस मुकाम तक हाथ नहीं पाता, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। ये खिलाड़ियों के साथ अक्सर होता है। नहीं, आपको ऐसा लगता है डिप्रेस होता है, खिलाड़ी कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकता। वो इतना खिलाड़ी इतना मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग होता है ना, वैसा वो कितनी भी ख़राब पोजीशन में हो, वो अपने आप को, हाँ वो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में उतनी चीज़ें, उतना पैसा ना कमा पाए, उतनी आराम से ना कर पाए। उस अचीवमेंट के बारे में नहीं आता। मैं एक्चुअल मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के थे जिन्हें लगता था कि यार हमने एकेडमी खोलनी है, हमने क्रिकेट में ऐसा करना है, ये कर लो, लेकिन उन्होंने सही टाइम पे वो सही डिसीजन लेके अब क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, मुझे अपने पर्सनल मामले में चाहिए, वो ना तो सही डिसीजन ले पाए। तो मैं मानता हूँ कि वो डिप्रेस इसलिए हो गए क्योंकि वो राइट चॉइस जो थी वो नहीं ले पाए। और ऐसा होता भी है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको आईपीएल तक का आपने सपना देखा, आईपीएल पे बात पे आ जाते हैं कि आजकल पहली चॉइस जो है क्रिकेट को लेकर वो बच्चों की आईपीएल बन गई है, जो आईपीएल बन चुकी है। और अगर वो बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट कामयाबी का मतलब केवल हर बार मंजिल हासिल करना नहीं है। कामयाबी का मतलब ये भी है टमटा जी कि आप अपने एरिया में किस तरीके से जाने जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि नवीन टमटा एक अच्छे क्रिकेटर हैं। मैं अच्छे क्रिकेट के तौर पे आपकी एक छोटी सी बात बता दूं। अभी परसों जब हम आपकी एकेडमी में आपने नाइट मैच शुरू करवाएं, पहला ये हमारे यहाँ का वो था कि हमें, मतलब हम जैसे लोगों को जिनको स्टेडियम में खेलने का शौक होता था कि लाइटों में खेलते हैं, वो सब हमारे शौक पूरे हुए। मैंने भी सुना है कि आपने और एक कैलाश बिष्ट ने उस दिन परसों कोई 6 ओवर में बहुत जल्दी टीम आउट हो गई थी और एक लंबा टारगेट चेस करना था, तो विपक्षी टीम 43 पे हम 6 गिर गए थे, फिर मैं गया बैटिंग करने, 201 रन चाहिए थे। हाँ, 2 ओवर पहले हम जीत गए थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि वो खिलाड़ी के अंदर वो चीज़ जिंदा रहनी चाहिए। हाँ। तो आईपीएल को लेके कि अब हर बच्चा आईपीएल पे सेट होना चाहता है। और एक क्रिकेट में एक बहुत बड़ी और कमी मुझे लगती है और खेलों की तुलना में, कि हर खिलाड़ी बैट्समैन ही क्यों बनना चाहता है।
सबसे आसान काम है ना लोगों की सोच में, लेकिन आपको मैं बता दूं सबसे टफ काम है बैट्समैन बनना, और सबसे आसान अगर कुछ है तो बॉलर बनना। और बॉलर्स को देखो क्या है कि बॉलर फिट होना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, फिट अच्छी होनी, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। बहुत जल्दी अचीव करता है बॉलर, अगर उसका पेस लाइन लेंथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब चीज़ें करना, लेकिन वो जल्दी अचीवमेंट करता है। आप यहीं पे देख लो ना, कितने सारे अभी अभी एक लड़का मैंने किसी के बारे में सुना था, उसने 200 रन भी बनाए थे, एनसीए में गया था इसी साल, 150 रन भी बनाए थे, लेकिन वो अंडर-19 इंडिया के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, वहीं बॉलर सेलेक्ट हो गया। हाँ, मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर सबसे छोटा जो क्रिकेट का फॉर्मेट है वो आईपीएल है, T20 लीग है, एटलीस्ट अगर आप बॉलर हो और थोड़ी सी भी पोटेंशियल रखते हो तो आपको 24 मौके मिल रहे हैं, 24 बॉल आपने फेंकनी है। बैट्समैन के पास कितना भी अच्छा बैट्समैन, केवल एक बॉल का मौका है, अगर एक बॉल में फ्लॉप हो गया और लगातार 2 या 3 मैच में फ्लॉप हो गया तो फिर कैरियर खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म। क्योंकि आईपीएल तक पहुंचने के लिए मैं कहता हूँ अभी सबसे जो छोटा लड़का जो सूर्यवंशी रहा है, जिसमें उसकी एज हमारे अगेंस्ट खेला था। हाँ, हमारा बिहार के साथ मैच हुआ था 23 का, मैं मिला था, वाकई में बहुत छोटा है वो, वाकई में छोटा है। हमारे खिलाफ पहली इनिंग में शायद वो 4-5 रन पे आउट हो गया, लेकिन जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आया उसने 92 बनाए। क्या बैटिंग करी उसने। हाँ, मैं उसी फ्लो से खेल रहा था। अभी आपने 23 का वो करा है, 23 में उत्तराखंड फील्डिंग कोच रहे हैं आप, फाइनल में गई थी आपकी हाँ, हमारी टीम फाइनल भी खेली थी जी। तो अच्छा अचीवमेंट था हमारी टीम का, ये भी उपलब्धियाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ कहता हूँ, एज अ कोच किसी बच्चे को जज करने में और किसी बच्चे में मेहनत करने पे और उससे रिजल्ट लाने में कितना मुश्किल काम होता है ये, और कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में? बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेसेस हैं। कोई बच्चा क्या है कि हमारे पास आया और मैंने देखा इसके अंदर पोटेंशियल है, वो टैलेंट नज़र आ रहा है, और वो बहुत जल्दी गेन कर गया, और परफॉर्म भी करने लगा। फिर उसके बाद एक फेस ऐसा आया कि वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। आप क्या करें, फिर उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उससे डिस्कस करना पड़ता है, भाई रन क्यों नहीं बन रहे हैं, कहाँ लैग कर रहा है। तो फिर मेंटल वाला सिस्टम आ जाता है, उसको फिर मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, क्यों नहीं बन रहे हैं। फिर उससे बात भी करनी पड़ती है, क्या उसका किसी की पेरेंट्स का प्रेशर है या किसी कोच का प्रेशर है ना, या क्या ऐसा सोच रहा है, क्या वो उस तरीके से अपने आप से सेल्फ टॉकिंग नहीं कर पा रहा है, या प्रैक्टिस में कहीं लैक हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको परेशान हो जाओगे आप सिखाते सिखाते, पजल हो जाओगे, लेकिन वो 2-3 साल बाद ऐसे निकल के आएंगे, वो जो जिनको पहले थे उनको भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर, कोई कितना जल्दी जज करता है क्या है कैसे है। क्रिकेट में आज की डेट में अगर मैं क्रिकेट की बातें कर दूं, 2 सीधे सीधे सवाल मेरे जहन में आते। टेक्निक, क्रिकेट टेक्निक का गेम कहा जाता है, और एक वर्ड आता है स्किल्स का। ज़्यादा चीज़ ज़रूरी क्या होती है? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने करा। ये सवाल तो मुझसे लेवल 1 में पूछे गए थे। हालांकि देखो टेक्निकली तो सभी हैं, अगर आप देखो टेक्निक तो चाहिए ही चाहिए उसमें। कोई जब आप बचपन से क्रिकेट पे आओगे आपको बैट होल्ड करना सिखाया जाएगा, खड़े रहना सिखाया जाएगा, बैट उठाना सिखाया जाएगा, कैसे लेके जाना है, तो ये सब चीज़ें टेक्निक का हिस्सा, की बात करता हूँ, ये टेक्निक का हिस्सा आ जाती है। ठीक है ना। बॉल के पीछे विराट कोहली एक टेक्निकल प्लेयर है, और स्किल्स तो नेक्स्ट लेवल है। अब देखो स्किल क्या होता है, एक प्लेयर है उसी बॉल को जाके आराम से डिफेंस कर रहा है, बैकफुट पे जाके रोक रहा है, आगे जाके रोक रहा है। एक प्लेयर जा रहा है उसी बॉल को पीछे जाके स्कूप मार दे रहा है पीछे, और वो एक्स्ट्रा गोल के ऊपर छक्का मार दे रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्किल। तो स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निक से। मैं आपको 3 खिलाड़ियों के नाम बता देता हूँ। टेक्निकली अगर मैं स्ट्रॉन्ग किसी को मानता हूँ तो मेरे को लगता है विराट कोहली। इंडियन खिलाड़ियों की हम बात करते हैं टेक्निकली। अगर आप टेक्निक की बात करेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रन संजय मांजरेकर के होने चाहिए थे, उससे बड़ा कोई टेक्निकल प्लेयर इंडिया में नहीं, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूं। अब जैसे विराट कोहली बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बहुत मतलब उस बंदे ने अपनी पहला ऐसा टेक्निकली से ज़्यादा वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इसलिए बात करता हूँ कि विराट कोहली एक तो इंडिया में बहुत बड़ा एक आइडल लड़कों का है, यूथ आइकन है, इसलिए भी है कि उसने अपने आप को फिजिकली बहुत फिट रखा है। इससे पहले खिलाड़ियों की फिटनेस ऐसी नहीं हुआ करती थी, वो ट्रेंड विराट कोहली लेके आया। विराट कोहली ने वो ट्रेंड सेट किया। और आज की डेट में यह है कि पहले क्या होता था, खिलाड़ी फैशनेबल ज़्यादा होते थे, मोटे से होते थे, अजीब सा, मतलब क्रिकेट एक ऐसा गेम होता था जिसमें फिजिक मायने नहीं रखती थी। ठीक है, लेकिन विराट कोहली ने वो चीज़, पहले स्लो गेम ज़्यादा थे ना, डेज मैच ज़्यादा होते थे, टेस्ट मैच। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। और दूसरे खिलाड़ी की अगर मैं बात कर दूं तो दूसरा खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी, जिनके ऊपर टेक्निक नाम की मुझे तो कोई चीज़ टेक्निक
चीज हाँ, लगी, वहाँ लेकिन पे मेंटली प्रिपेयर और देखो उसके अंदर क्या है ना, देखो मेंटली तो जितने भी प्लेयर्स इंडिया खेल रहे हैं या आईपीएल खेल रहे हैं, दे ऑल आर वेरी मेंटली वेरी फिट, और मेंटली फिट हैं, मेंटली प्रिपेयर है, तभी उनका माइंडसेट उसी लेवल का है, इसलिए वहाँ पे पहुँचे हैं। माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाओगे, वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। और दूसरी बात आपने कही महेंद्र सिंह धोनी के पास स्किल वाली बात, स्किल अच्छा है उसका, टेक्निकली साउंड नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा आपने, गजब का है। वो प्रेशर सिचुएशन में भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल सिचुएशन में है, और वो बड़ा प्लेयर बना ही इस वजह से। अगर वो अच्छा। मेरे ख्याल से जब उनकी शुरुआत हुई थी, वन डाउन ओपनिंग शुरू करी थी उन्होंने, और लेकिन वो कप्तान बने तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर आ गए। नहीं मैं मिडिल ऑर्डर से फिर लोअर मिडिल ऑर्डर आ गए। एक क्रिकेट को एक आयाम तो उन्होंने दिया है, और क्रिकेट के एक नियम को उन्होंने पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। वो नियम ये है, आप भी अगर आज कोच हो तो आप भी ये जानते होगे, जब आपके पास जो टीम खेलती होगी, क्योंकि आपका खिलाड़ी जब दूसरी कोच के हैंड ओवर जाएगा, जिस दिन आप अपने कोच को, अपने लड़के को कहीं सिलेक्ट करवा दोगे, चाहे वो आईपीएल में किसी में, तो वो किसी और कोच के हैंड ओवर हो जाएगा। आपने उसको आज यहाँ से तैयार करवाया, एज ए ओपनर तैयार करवाया है, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन है, मिडिल ऑर्डर है, लास्ट में है, इस तरीके से खिलवाया। लेकिन तो खिलाड़ी का एक माइंडसेट हो जाता है कि यार मैं ओपनिंग करता हूँ, मैं फर्स्ट डाउन नहीं खेल पाता हूँ, ये बड़ा रहा है। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका भविष्य इस मामले में खराब हुआ है क्रिकेट टीम। आपको ये भी बता दूं, लेकिन एम एस धोनी ने एक चीज ये दिखाई कि उन्होंने ओपन नहीं किया है, उसके अलावा उन्होंने हर डाउन पे खेला है और हर डाउन पे एक सेंचुरी बनाई है। देखो प्लेयर जो बड़ा बनेगा वो मिडिल ऑर्डर से बनेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में सिचुएशंस हैं, जहाँ सिचुएशन मिलती है वहाँ पे आप खड़े होकर अगर खेलते हो तो आप बड़े बनते हो। ओपनिंग में तो आपके पास सिचुएशन नहीं है ना, ओपनिंग में तो आपको दिख रहा है ना क्या है, हमें 50 ओवर का मैच है, हमें 250 रन बनाने हैं, दिख रहा है। लेकिन आप आउट हो गए, उसके बाद भी आउट हो गए। आप मिडिल ऑर्डर में क्या है भाई, 40 बॉल है, 70 रन चाहिए। ऊपर वाले ने कुछ किया नहीं, नीचे वाला कुछ कर नहीं सकता, अब कुछ आपको 40 बॉल में 70 रन चाहिए, विकेट भी बचा के रखने, टीम को जिता के रखना है, सिचुएशन आ गई उसको। और तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो मिडिल ऑर्डर ही, जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर रहता है। और आपको इंडिया में जितने भी प्लेयर खेल रहे होंगे वो मिडिल ऑर्डर ही होंगे, तब जाके वो इंडियन टीम में आके ओपनिंग कर रहे हैं सारे। ऐसा नहीं कि तो सारे जो शुरू से ही ओपनिंग कर रहे हैं, और प्लेयर ही जो वही प्लेयर बड़ा बनेगा जो मिडिल ऑर्डर खेलेगा। और ऐसा नहीं है कि जिसके 100 बनाए हैं वो बड़ा प्लेयर है, जिसने 40 बना के जिताया वो बड़ा प्लेयर है। 100 फीका है 40 रन के मुकाबले, क्योंकि आपने 100 बना के तो आउट हो गए, लेकिन आप फिनिश नहीं करके आए ना, नीचे वाला 40 बना के जिता के जा रहा है, वो बड़ी इनिंग कही जाएगी। अगर एक बॉल में छक्का मारना और लास्ट वाले खिलाड़ी ने छक्का मार दिया है, हाँ आप देखो ना, वर्ल्ड कप में कैच ने हीरो बना दिया। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, जडेजा ने आईपीएल में लास्ट में चौका मारा, जिता दिया। तो बहुत सारी ऐसे इनिंग्स हैं जिन्होंने बड़े स्टार दिए हैं। मतलब आपको मिडिल ऑर्डर अगर प्लेयर हैं तो डेफिनेटली आपका जो माइंड सेट है और कितने स्ट्रांग होंगे मेंटली, आप सोचो, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आप खेल रहे होते हैं वहाँ पे। अगर आपके पहले बैटिंग भी आ गई है, अगर आपके मैं बता रहा हूँ कि 200 पे आपके 6-7 आउट हो गए, 5 विकेट गिर गए, अब ये 15 ओवर बचे हैं, लेकिन आपको एक टीम को स्कोर देना है खड़ा करके, तो वहाँ पे भी आपके पास सिचुएशन में पूरा खेलना है, टीम को एक बड़ा स्कोर देना है। तो और वही अगर सेकेंड इनिंग में ऐसा होता है तो वहाँ पे भी आपके पास प्रेशर सिचुएशन है। तो प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाए, वहाँ से कैसे निकला जाए, वो एक प्लेयर बनाता है। एक बड़ा सवाल मेरे जहन में है लगातार लेकर, मैं आईपीएल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मेरे को लगता है आईपीएल ने हर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे का एक माइंडसेट कर दिया, क्योंकि वो बड़ा एक हाई प्रोफाइल सा एक सेटअप उन्होंने बना दिया है, ठीक है, कि बिल्कुल रंगारंग की दुनिया, बिल्कुल इस तरीके से मंच बना दिया। तो जो खिलाड़ी जो आपके पास आते हैं, जिस बच्चे को नवीन टमटा है, उनकी एकेडमी जो तैयार कर रही है या अदर कोई एकेडमी भी तैयार करती है, तो क्या वो ये सेट करके, माइंड सेट करके तैयार करती है कि एटलीस्ट कहीं ना तो हमारा बच्चा आईपीएल में खेल ले, या फिर हम इसलिए तैयार करवाते हैं कि हमें एक ऑल इंडिया लेवल का खिलाड़ी तैयार करवाना है? ये दोनों बातों में बहुत लंबा कोचेस अगर किसी बच्चे को तैयार कराएगा तो वो रणजी ट्रॉफी और उत्तराखंड या अपने स्टेट के लिए या आईपीएल के लिए नहीं तैयार कराएगा, वो तैयार कराएगा तो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार कराएगा, कोई भी हो। लेकिन उसको पता होगा कि कौन सा प्लेयर, वो एकेडमी वो प्लेयर है या नहीं है। अगर उसको लग रहा है कि ये इस प्लेयर के अंदर वो पोटेंशियल है, तो वाकई में उसको 1 घंटा नहीं 8 घंटा प्रैक्टिस कराएगा और उसको उस तरीके से तैयार कराएगा कि उस लेवल पे जाए। आईपीएल की आप बात कर रहे हैं, आईपीएल एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी आप मैं बताऊं कैसे, 150 करोड़ की आबादी में एक अगर ऑल इंडिया में खेलने वाली बात, अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप को। 16 लड़के ऑल इंडिया टीम में, 10 टीमें हैं ना, आईपीएल की 10 टीमें हैं, इंडिया की 1 टीम है, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उसमें, और रंगारंग प्रोग्राम भी ज़्यादा हैं। आप देख ही रहो तो चकाचौंध है, एंटरटेनमेंट है, चकाचौंध है, पैसे भी मिल रहे हैं।
तो उस चक्कर में बच्चे सोचते हैं कि अब IPL ही मिल जाए बहुत है। इंडिया में आने के लिए भैया आपको 15 में जगह बनानी है ना, और वहाँ आपके 200 प्लेयर हैं। 1 करोड़ में से एक लड़का सिलेक्ट हाँ, वहाँ 200 प्लेयर हैं, वहाँ IPL में 200 प्लेयर हैं, और यहाँ आपके पास 15 प्लेयर हैं। तो डेफिनेटली सॉरी, 10 करोड़ में से एक बच्चा सिलेक्ट होना है। हाँ, 150 करोड़ की आबादी होगी, यानी कि 15 लड़के अगर सिलेक्ट होने हैं तो 10 करोड़ में से एक बच्चा जाएगा। और कितना ऐसा नहीं, अब इस बात पे तो मैं आपको डिनाई करूंगा, ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ अगर मतलब 15 लोग ऊपर जा रहे हैं तो अगर हम ऑल अपनी आबादी का अगर लगा आबादी को अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ों में फिर तो आप मैं तो कह दूंगा किसी भी फील्ड में हम सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हर काम में आबादी वाले लोग मिलेंगे आपको। नहीं, आप आबादी से अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं इस तरीके से नहीं देखता, खाली क्रिकेट में ही नहीं, हाँ, हर फील्ड में मैं यही बात देखता हूँ कि जैसे इंडिया टीम में सिलेक्शन को लेकर यह है कि भाई आप ये मान लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 करोड़ में से जा रहे हैं, मैं आप ये समझिए कि कितने बेस्ट लड़के वहाँ से चुन के जा रहे हैं। कि आप अगर वो लड़के वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि भाई 150 करोड़ की आबादी में 15 लड़के वहाँ सिलेक्ट हुए हैं, तो ये मतलब कितना उस लड़के ने स्ट्रगल वहाँ तक पहुँचने के लिए किया होगा। मेरा मेन एम ये था कि उसका टारगेट रहा होगा कि मैंने यहाँ से इस तरीके से जाना है, मैंने यहाँ खेलना है, मैंने अपना ध्यान नहीं भटकाना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी। सिंपल सी टारगेट तो आपका टारगेट आपके बड़े होने चाहिए, लेकिन आपका माइंड स्टोन होना चाहिए कि मुझे एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उसको वो लिख के आप भूल जाओ उसे, आप एक किताब कॉपी में नोट करो कि आज से मैं क्रिकेट शुरू कर रहा हूँ, मेरा माइंड स्टोन, मेरा ड्रीम, मेरा ये है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा एक ना एक दिन, अब उसके लिए मेहनत करूँगा। उसको रख दो और भूल जाओ। उसके बाद आप आ जाओ पर डे पे। अब आप मत सोचो कि, क्योंकि वो इंडिया का जो प्रेशर है ना, बहुत बड़ा वेट है उसका। बिल्कुल, उसका वजन, मैंने वही कहा है ना, उसका वजन जो है आपको आज के मैच को नहीं खेलने देगा ना। वो प्रेशर सिचुएशन का आप ब्लॉक हो जाओगे, नहीं खेल पाओगे। आपको ये देखना है कि आज मुझे अच्छा करना है, कल अपने आप अच्छा होगा। हमें आज के बारे में सोचना है, ना कि कल के बारे में। हम कल के बारे में सोचते हैं तो आज का वैसे ही हम प्रेशराइज हो जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। और दूसरी बात, रही बात 10 करोड़ और 150 करोड़, सारी वाली बातें आपकी भी हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं और मेरे अंदर टैलेंट है और मैं ना खेलूं, तो ये इस मामले में एक छोटी सी बात कहूँगा। अगर आप मैदान में उतर रहे हैं ना, तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन होगा? जो मैदान में है? नहीं, आपके सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर स्वयं आप हो। आपको किसी और से नहीं लड़ना है, आपको अपने आप से लड़ना है। जी, वो एग्जैक्ट, वो तो फाइनल मैं कह रहा हूँ, आपको अपने आप से लड़ना है। अगर आप अपने आप को जीत गए तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँच जाओगे। मैं वही बात कह रहा हूँ। बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मुझे क्रिकेटर बनना है। ठीक है बेटा, आओ 10 राउंड लगाओ। सर आज ना, सर यहाँ दर्द है, आज वहाँ दर्द है, सर आज मैं रेस्ट कर लूँ, आज मैं छुट्टी कर लूँ। ख़त्म हो गया ना, टाइम फिक्स हो गई ना। तो जब आप अपने आप से ही नहीं लड़ पा रहे तो फिर वो इंडिया का कहाँ से खेलोगे? वो एग्जैक्ट बात है। आप एक्सक्यूजेज आपके आगे, भाई आउट हो गए, कैसे आउट हो गए? सर आज ना बॉल नीचे रह गया, आज बॉल में ऐसा हो गया, आज पिच गीला था, आज वो ऐसा था। तो जहाँ एक्सक्यूजेज आ गए, आप ख़त्म हो गए। हटा दो उस प्लेयर को, हटा दो। अब जो एक्सक्यूज़ देने वाला खिलाड़ी, उसको हटा दो, वो गया आपके। खिलाड़ी कौन बनेगा? जिसको जो एक्सेप्ट करना सीखेगा कि भाई हाँ, जो अपने आप में लेके चलेगा। टीम गेम है, जो टीम के लिए सोचेगा, जो सोचेगा कि मेरी ज़रूरत है, कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। हर किसी का एक कंट्रीब्यूशन होता है। 11 खेलते हैं ना, तो 11 से ज़्यादा जो बाहर 5-16 में बैठे होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि एक फीलिंग के साथ पानी पिला रहे हैं आपको, फीलिंग के साथ चेयरअप कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं बाहर बैठे हैं कि यार मुझे नहीं खिला, उसे खिला दिया। उनकी भी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो कंट्रीब्यूशन का गेम है। तो एक्सक्यूज़ेज आपको देने नहीं है, आपको एकेडमी रेगुलर करनी है। आपको आज की डेट में क्या है, फिटनेस भी करनी है, डाइट भी लेनी है, जिम भी करना है ना, सब चीज़, और मेडिटेशन भी करना है। और ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा। और आप विदाउट प्लान अगर आप मैदान में उतरेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप क्या है कि कल आपको मैदान में उतरना है 5 बजे, तो आज आप अभी से शाम से प्लानिंग हो जाएगी ना। आप घर पहुंचेंगे 7 बजे, आपको प्लानिंग हो जानी चाहिए कि मैं कल कैसे करूँगा। पहले बॉडी हाइड्रेट करूँगा, कल इस तरह का मेरा शेड्यूल होगा तो मैं इस तरह से उठूँगा, इतने बजे। हाँ, मैंने देखा है कि खिलाड़ियों से जब हम किसी अपर लेवल के खिलाड़ियों से मिलते हैं, ऐसा तो नहीं ना है कि आप आए और मैदान में उतरे और 2-4 दिन करा, नहीं करा, ठीक हो गया, खिलाड़ी नहीं है। और खिलाड़ी इंडिया के लिए वही खेलेगा। अब आपको एक चीज़ और बता दो, BCCI आपको पता है कितने पैसे देती है मैच के? एक रणजी ट्रॉफी अगर एक सीज़न अगर कोई प्लेयर खेलता है तो कम से कम तो 15 से 20 लाख रुपए कमाता है। 19 खेलता है तो वो 7-8 लाख रुपए कमाता है। 16 खेलता है तो थोड़ा सा 4-1 लाख रुपए कमा लेगा, 3 कमा लेगा, चलो वो तो छोटा है। 23 खेलेगा तो वो भी 10-12 लाख रुपए कमा लेगा, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी के सारे सीज़न खेले तो 25-30 लाख में कमा लेगा।
फिर वो पैसे क्यों देता है आपको? वो बीसीसीआई पैसे आपको इसलिए तो ना देता है कि आप उसकी गाड़ी खरीदें, आप उससे मकान खरीदें, उससे घर चलाएं। वो इसलिए देता है कि ये वो पैसे आप अपने ऊपर लगाएं। इतना पैसा दे रहा है, वो पैसे आप अपने ऊपर लगाएं। आपको खेलने का पैसा दिया जा रहा है, आपको खेलने के लिए मेहनत करनी है। हाँ, आप क्वालिटी प्रैक्टिस करें, क्वालिटी बॉल्स लेके आएँ, क्वालिटी बॉलर्स को आप फेस करें। आपका तो सीजन ना आपका सितंबर से चालू होगा, फरवरी तक एंड हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्वालिटी प्रैक्टिस। आप क्वालिटी कोचेस हायर करें। अगर किसी प्लेयर से बोलो भैया रणजी ट्रॉफी वाला कोई खिलाड़ी आएगा तो प्रैक्टिस करा दो, ठीक है। उससे बोलो कि भाई अब वो एसजी टेस्ट की बॉलें हैं, तो 2500-2600 की बॉल मिलती है, थोड़ा ज़्यादा भी होती हैं। अब वो 250 रुपये की बॉल से प्रैक्टिस करोगे आप। अब आप 250 रुपये की बॉल से यहाँ प्रैक्टिस करोगे और बॉलर कौन होंगे? बेकार से बॉलर होंगे। और आपको रणजी ट्रॉफी में खेलना है और आपको आईपीएल में जाना है। 300 रुपये की बॉल से, वाइट बॉल से आप प्रैक्टिस करोगे और आईपीएल में मिल रही है 5-5, 6-6 हज़ार की बॉल। तो वो आपको देखना पड़ेगा ना कि मैं अगर मुझे उस लेवल पे जाना है तो मुझे उसी तरह की बॉलें, उसी तरह के पीछे, उसी तरह के बॉलर्स। इस मामले में आर्यन जुआल को देखता हूँ मैं। आर्यन जुआल कई बार हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने आता है। अभी लखनऊ की टीम में भी था, मुंबई की टीम में भी था। वो ये चीज़ करता है। तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना, और अभी से तभी आप बड़े प्लेयर बनेंगे। चलिए एक लास्ट, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, मैं कुछ ये बताता हूँ। एज ए कोच क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, कुछ ऐसे लड़के जो आपने तैयार किए होंगे और जो आपको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल कर लिया है? ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक नाम मैं ले लेता हूँ। एक लड़के का भी नाम आया था कल परसों ही, आपके जोशी, मेरे ख्याल में आपके पार्टनर भी, उनके बेटे का भी हाँ, सिलेक्शन अक्षर हुआ। जोशी। ऐसे कुछ और लड़के हैं जो आपको लगता है कि एज ए कोच अभी कामयाब हुए हैं कुछ? हाँ, अभी एक अभिमन्यु कांडपाल अंडर 16 के लिए खेला था उत्तराखंड से। हाईएस्ट विकेट टेकर भी था और 300 के आसपास रन थे उसके। 250 भी थी उसकी, अच्छी इनिंग खेली थी। और वो जेटसीए के लिए गया, बड़ा अच्छा अचीवमेंट था एकेडमी के लिए। और जैसे अक्षर जोशी के बारे में आप बता रहे हैं, तो अक्षर जोशी भी एक बड़ा ब्रांड हो गया है यहाँ का, हम लोग के बीच का। बड़ा लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, वाकई में उस तरह का खेलता भी है वो, और उसकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा है। 2 साल मेरे पास यहाँ रहा, उसके बाद उसके फादर ने बहुत सेक्रीफाई करा। अगर वो आज रिटायर नहीं हुआ, अगर वो उन्होंने बीआरएस नहीं लिया होता तो इंस्पेक्टर हो गए होते। हाँ, आज तो सोचो उन्होंने इतना सेक्रीफाई, लेकिन वो वहाँ जाके भी बड़ा अच्छा कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो अंडर 14 के लिए जो वहाँ पे 10-15 हज़ार बच्चों ने ट्रायल दिया था, उसमें से 60 बच्चे आए। 60 बच्चों में उन्होंने 4 टीमें बनाई मुंबई एसोसिएशन में। उन 4 टीमों के जो नीम थे, बहुत अच्छे नीम थे। एक दिलीप वेंकसरकर, एक सुनील गावस्कर, एक सचिन तेंदुलकर, एक रवि शास्त्री। तो उसमें से 4 टीमें बनाई 60 लड़कों में, 15-15 की। और वो 4 टीमों में अब मैचेस हो रहे हैं। अब बच्चे का जब सिलेक्शन होता है, सोचो ना कितना फील हो रहा होगा, मेरा किस टीम में भाई रवि शास्त्री 11। नहीं, मैं और सुनिए, अब वो उसमें परफॉर्म करेगा तो अब क्या है, अंडर 14 का कैंप लगेगा 30 बच्चों का। वो यहाँ से अगले महीने से, जून से उनका, मतलब जून लास्ट में उनका कैंप चालू हो जाएगा। तो वो अंडर 14 के लिए फिर जाएगी वो लोग। और अच्छा, अगर और देखा जाए, मयंक मिश्रा उत्तराखंड का हाईएस्ट विकेट टेकर है, अभी काउंटी क्रिकेट भी खेल रहा है। विकास लड़का था, उत्तराखंड के लिए हैट्रिक मारी। और हालांकि मौके बहुत मिले उन्हें भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें मौके नहीं मिले। विकास इतना अच्छा मिडिल पेसर हुआ करता था, लेकिन वही थोड़ा सा नर्वसनेस थी, माइंडसेट, थोड़ा घबरा जाते थे। अब 2-3 साल खेला उन्होंने, फिर बैक आ गए। दिनेश पवार था, उदित था, यश शुक्ला कप्तान भी बना अंडर 16 का। तो कुणाल लड़का, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे यहाँ से निकले। लेकिन वहाँ जाने के बाद, परफॉर्म करने के बाद, उस जगह को वो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाए वहाँ पे। देखो, खेलना और उस जगह को बरकरार रखना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, इसके बाद फिर काफ़ी लंबा इंटरव्यू खत्म होता है। ऐसा क्या होता है क्रिकेट में या किसी भी गेम्स में, खिलाड़ी के कॉलर बहुत जल्दी अप हो जाते हैं, ऐसा अक्सर रहता है। और मैंने देखा है कि समय से पहले अगर कॉलर खड़ा होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को, अब कॉलर खड़ा करना तो अजरुद्दीन ने सिखाया था ना भाई। एक कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ, वो अलग एक कॉन्फिडेंस को दर्शाता था वो अजरुद्दीन वाला। कॉन्फिडेंस एटीट्यूड में हाँ, हो गया ना वो लेकिन ये एटीट्यूड तो ये बच्चों के अंदर, हाँ, इसी चीज़ को है। यहीं पे बच्चे थोड़ा सा मार खा जाते हैं। तो इस चीज़ को बच्चों को संभालना होगा। एक कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस में यही फ़र्क है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा, उनको पता होता है। देखो, सिंपल सी सीधी बात है, जो मैंने आपको अभी नाम गिनाए, इतने अच्छे लड़के हुआ करते थे अपने टाइम पे, और ये जगह पे बना नहीं पाए, उसके बाद भुना नहीं पाए। 2-3 साल खेला, उसके बाद बाहर। क्यों बाहर? आपने उस तरह की परफॉर्म करी नहीं ना जो टीम को रिक्वायरमेंट। भाई आज की डेट में आपके पीछे बहुत लोग खड़े हैं,
आप गए 10 हैं, तो आपको निरंतर इसी तरीके से अभ्यास करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस, अच्छी बॉल्स, अच्छे कोच, अच्छे बॉलर्स और अच्छी प्लानिंग के साथ। अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आप नहीं, अब आप सोचोगे कि मैं 1 रुपया भी खर्च ना करूँ और सीख लूँ, कुछ नहीं भैया, नहीं सीख सकते, आप नहीं कर सकते। आपके पास देखो हिंदुस्तान में आपके पास इतनी जगह हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। जब आप उस लेवल के क्रिकेट खेल रहे हो ना, आपको कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और आपको अच्छे मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। और क्या होता है, प्लेयर्स क्या करते हैं, देखो आज यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ की कमी हो रही है, ग्राउंड बहुत सारे हैं। तो इवन दैट मैं अपनी भी बात करूँगा, हमने बच्चों से कहा भाई 200-200 रुपये लेके आना तो मैच खेलेंगे, ठीक है ना। हर बच्चे ने 200-200 रुपये दिए, 12 बच्चे हो गए, 2400 रुपये आपने दे दिए, 2400 मेरी टीम ने दे दिए, 5000 रुपये हो गए। एक मैच ऑर्गेनाइज़ करा, मैच खेल लिया। अब वहाँ पे अंपायर कौन है, आपकी टीम का आपका खड़ा, मेरी टीम का मेरा खड़ा है। एलबी हुआ तो दिया नहीं, क्योंकि भाई देंगे तो मैच हार जाएंगे। आपने नहीं दिया, रन आउट नहीं दिया, कॉट बिहाइंड, तो उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है, एक तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही है, और जब टूर्नामेंट होंगे, जब टूर्नामेंट में खेलेंगे ना, जब पैर में खाएंगे अंपायर आउट देगा, और कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेलेंगे, जब कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बैटिंग में, बॉलिंग में स्किल्स खराब हो जाएगी, है ना, और सुधार आएगा अगर उस तरीके से टूर्नामेंट खेलेंगे। अब खेल क्या रहे हैं, फ्रेंडली मैच। फ्रेंडली मैच को बंद करना पड़ेगा, कल्चर को हमें थोड़ा। मैंने वही बात, मैंने शुरू में ये बात कह दी थी कि एक्चुअल में होता है फ्रेंडली मैच हमारे और आपके लिए है ना, तो हमारे 40+ वालों के लिए है। इंटरटेनमेंट क्या करें, कि जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिनको आप अपना क्रिकेट जिंदा रखना है, ग्राउंड में जा रहे हैं, अपने टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन तो मैं कहता हूँ जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, जो हमें सुन रहे हैं, जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, जो चाहते हैं कि आज वो टीम को रिप्रेजेंट करें या उनका आगे कोई एम है, तो उनको ऐसे मैचों से बचना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था ये बात। अच्छा, आपने एक बात और कही थी, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, हमारे अभी मैच हुए, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें ब्रेड हॉज का भी लड़का आया था, और एक कोच, वो एक प्लेयर और आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ऑस्ट्रेलिया का, एडम कोई थे, हाँ ना कुछ और था उनका नाम ना, मैंने इंटरव्यू किया था उनका। अच्छा, तो बहुत अच्छा था। हाँ, वो क्या करते हैं, एज अ करियर नहीं खेलते वो लोग। बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, जो एज अ करियर अगर खेलेगा ना, हाँ, तो दिक्कतें बहुत आएंगी। आप आओ ना वहाँ पे, देखो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। एकेडमी में जा रहे हो ना आप क्या करते हो, 2 घंटा आपका 4 से 7 होता है, 3 घंटे होते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, स्कूल से आते थे 4 बजे से 7 बजे तक खेलते थे ना, और कितना खुश रहते थे, मस्त रहते थे, और कितना बॉडी स्ट्रांग रहती थी। अब क्या होता है, वो टाइम क्या है, थोड़ा ट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। एक तो स्कूल में जा रहे हैं, ऊपर से ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, रही बात अब दूसरी, अब अगर आप एकेडमी में जा रहे हो तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो वहाँ पे, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखो। अगर आपको लग रहा है धीरे धीरे निकल रहे हैं, हम आगे आ सकते हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। अगर आपको लगता है नहीं निकल रहे हैं, तो तब भी आप उसमें बने रहो ना। आप फिटनेस तो कर रहे हो ना, अब अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट में तो हो ना। अब आप हेल्दी इन्वायरमेंट से हट के कहीं और चले जाओगे, बाहर की दुनिया में जाओगे, मार्केट में घूमोगे, इधर घूमोगे, मोटरसाइकिल घुमाओगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं उसका। इससे बढ़िया आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो वहाँ पे। वो ऑस्ट्रेलियन की थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन बहुत आगे हैं आज की डेट में। आप देखो ना, कहीं अगर वो किसी तरह का भी फाइनल मैच होता है, खेलते कहते हैं, वो एंजॉय करते हैं, हम प्रेशर लेते हैं। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ नवीन टमटा जी, BCCI लेवल 1 क्वालिफाइड हैं, इसमें प्रोफेशनल कोच भी रहे हैं, और अभी अपनी खुद की एकेडमी चलाते हैं, रुद्रा लॉयंस क्रिकेट एकेडमी में। अभी हाल ही में इनके कुछ सिखाए गए बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है महाराष्ट्र की टीम पे। और हमने लंबी चौड़ी बात जानी है और काफ़ी देर बात की है। बात करने के बाद ओवरऑल इसका निष्कर्ष ये रहा है कि जो बच्चे क्रिकेट में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, पहले वो उनके पेरेंट्स, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है, वो उतनी ज़्यादा समझ नहीं रखता, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पहले खुद का माइंड सेट करें और बेस्ट क्वालिटी चेकआउट करें। उसके बाद फिर उस बच्चों के लिए पार्टिकुलर टाइम बनाएं और बच्चे पर ध्यान दें, केवल बच्चे को एकेडमी के हवाले ना करो। और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं मानता हूँ जो ग्राउंड के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उनका एक नेक्स्ट लेवल का बिल्डअप, एक नेक्स्ट लेवल अलग होता है। आपको बताओ, अगर खिलाड़ी अगर बनाना है ना, तो पूरे परिवार को लगना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है कि केवल एक आदमी की मेहनत नहीं है, वो दौर और थे, और आज की डेट में स्ट्रगल ज़्यादा हो गया है। अब लोगों को ये लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं, IPL को अगर प्लेटफॉर्म मान लिया गया है, तो आप ये मान के भी चलिए कि नीचे जितनी ज़्यादा अकेडमियाँ खुलती जा रही है, कंपटीशन उतना भी टफ होता जा रहा है, क्योंकि आपके साथ खेलने के लिए पैरेलल ही आपके बहुत सारे लोग मौजूदा समय में ग्राउंड में हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने ही इलाके में, मतलब अगर उत्तराखंड के लोगों
को लगता है कि आज उत्तराखंड में क्रिकेट बोर्ड बन गया है तो क्रिकेट केवल आप अकेले नहीं खेल रहे, पूरे उत्तराखंड के हर स्टेट में, हर जिले में, हर शहर में 3-3, 4-4 अकेडमियां बन गई है और कंपटीशन उसी तरीके से बढ़ गया। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपके लिए प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, आप परफॉर्म अच्छी कर सकते हैं। और आज की डेट में ये नहीं है कि केवल आईपीएल ही फ्यूचर है या केवल टीम इंडिया ही फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर को लेकर आप मेरे अभी साथ आपको मैं बता दूं, अभी उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रहा है, अभी यूपी T20 हो रहा है, अभी दिल्ली प्रीमियर लीग हो रहा है, वहाँ सर 30-40 लाख मिल रहे हैं। एक हफ्ते का टूर्नामेंट है, 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। हाँ, मैं वही किसी क्वालिफाइड जो बीटेक होते हैं, जो IIM के वो लोग होते हैं, उनको 30 लाख रुपए पैकेज नहीं होता है। आप एक हफ्ते में 30 लाख रुपए हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन वो 30 लाख रुपए कोई एक दिन की मेहनत को नहीं मिलते। हाँ। उसके लिए आदमी को अपनी बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं वही कहता हूँ कि 18 साल, 19 साल, 20 साल का जो लड़का क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हो जा रहा है, ये समझिए कि जब से उसने अपनी टीम में खेलना शुरू करा होगा, मेरे ख्याल में 8 साल के बच्चे ने अगर खेला होगा, तो 10 साल में कितने घंटे उसने उस ग्राउंड में दिए हैं और कितनी उसके लिए प्रैक्टिस की है, कितने उसके माँ बाप उसके साथ रहे हैं और कितने उसके कोचेज ने ध्यान दिया है, या कितना उसने अपनी ज़िंदगी को उस ग्राउंड के अंदर आके जिया है और वे करके। फिर मैं क्रिकेट में के बारे में एक और बात कहता हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि हर लड़का क्रिकेट में आकर एज ए बैट्समैन ही टीम पे उतरना चाहता है। उसको लगता है कि क्रिकेट केवल बैट्समैन का गेम है। और हाँ, ये बात बहुत हद तक सही भी है, लेकिन जैसे नवीन टमटा जी ने कहा था कि क्रिकेट में एज ए बैट्समैन के अलावा एज ए बॉलर बनना बहुत अच्छा मौका है और उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। खासी लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं और एक बार फिर आपसे बैठेंगे। उम्मीद करूंगा कि उस दिन मैं आपके साथ आपके ग्राउंड में बैठे, वहाँ के लोगों से मिले और देखे ग्राउंड के अंदर कुछ बच्चों से मिले। और उस दिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट किसी एक ऐसे बच्चे को आप वहाँ पर हमसे मिलवाएं कि जिसके साथ हम जान पाएँ, जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर पाए। तो वहीं मिलेंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा वहाँ मिलते। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और फिर जल्दी ही किसी और ऐसी ही शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपना फ्यूचर खेल में देखते हैं, किसी और भी देखते हैं, उसके लिए स्ट्रगल बहुत मेहनत मांगती है। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। मैं अनिल रावत, आज के हमारे मेहमान थे नवीन टमटा, मेरे साथी उज्ज्वल के साथ। धन्यवाद।